तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 1 आर.एस. शर्मा एंशियंट हिस्ट्री का इम्पॉर्टेंस ऑफ एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इंडिया की हम पढ़ने वाले हैं पहले हिस्ट्री, और उसके बाद हम बेसिकली ये देखने वाले हैं कि हम आगे आने वाली बुक में क्या क्या किस किस टॉपिक को अच्छी तरह से पूरा कवर करेंगे और इसकी डिस्कवरी को जानेंगे। सो हमें ये सबसे पहले आइडिया देता है हाउ वेयर व्हेन एंड काफ़ी सारी चीज़ों का हमारा जो अर्लीस्ट कल्चर हमारा कैसे डेवलप्ड हुआ और जो कल्चर्स थे वो कैसे एंड हुए, और काफ़ी सारी चीज़ें हमें बताता है अगर हम एंशियंट हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो। पहला है अबाउट एग्रीकल्चर सेटलमेंट। तो हमारा जो एग्रीकल्चर था वो कैसे सेटल हुआ और कौन कौन सी चीज़ों की वो लोग खेती करते थे, ये सब भी हमारा बताएंगे। अबाउट डिस्कवरी ऑफ रिसोर्सेज फॉर लाइवलीहुड, वो अपने जीवन यापन के लिए कौन कौन सी उन्होंने डिस्कवरी की और डिस्कवरी के रिसोर्सेज क्या थे वो सब हम पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। हाउ फार्मिंग, स्पिनिंग, वीविंग एंड सो ऑन डेवलप्ड। तो हम फार्मिंग, स्पिनिंग, वीविंग जो हमारी होती है उसको वो कैसे डेवलप्ड हुई ये हम पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेवलपमेंट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ऑफ डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस, सिटीज़ एंड किंगडम्स। एंशियंट हिस्ट्री में हमारे थोड़े किंगडम्स आते हैं तो ये पार्ट हमारा थोड़ा इजी होगा। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ राइटिंग हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम एंशियंट स्क्रिप्ट्स। तो हम एंशियंट स्क्रिप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ेंगे और उनकी लैंग्वेजेस कैसे डिराइव्ड हुई वो पढ़ेंगे। ठीक है। द लैंग्वेज वी यूज़ एंड डेवलप्ड हैव रूट्स इन एंशियंट टाइम। हमें इस में ये बताया गया है कि जो एंशियंट टाइम था उसमें हम जो लैंग्वेज यूज़ करते थे, कौन कौन सी लैंग्वेज हम यूज़ करते थे और वो डेवलप्ड कैसे हुई थी, हम वो सब पढ़ेंगे। फिर है क्रूसिबल फॉर न्यूमरस रेसेस इनटू ग्रीक्स। तो ये हम ये पढ़ने वाले कि आर्यंस जो थे हमारे इंडो ग्रीक्स थे, और जो टर्किश या कह सकते हैं वो लोग जो आए थे वो इंडिया में वो कैसे आए थे, और काफ़ी सारी चीज़ें इनके बारे में ही हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर इट gives us the birth of difficult religions, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म कैसे यहाँ पे डेवलप्ड हुआ, कैसे आया, ये सब हम पढ़ेंगे। फिर द एंशियंट स्ट्रोव फॉर यूनिटी, यूनिटी डाइवर्सिटी, ये एक लाइन एक है प्रकार की। ये लिखा है आवर कंट्री गॉट द नेम फ्रॉम एंशियंट ओनली। हमारे जो कंट्री का नेम हुआ वो कैसे पड़ा, हमारा कंट्री इंडिया जो है, कुछ लोग इंडिया कहते हैं, कुछ लोग भारत, सोने की चिड़िया, तो वो सब नाम कैसे पड़े वो हम आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। और इट टेल्स अबाउट द कंट्रीज, क्या लिखा है, एफर्ट्स फॉर कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक यूनिटी ऑफ कंट्री, अबाउट लैंग्वेजेस लाइक प्राकृतिक एंड संस्कृत। ये दोनों लैंग्वेज हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस हमारी इन्हीं लैंग्वेज में लिखे गए हैं। ठीक है, तो ये लैंग्वेज पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इवन द एपिक्स, रामायण एंड महाभारत रिटन इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। ये दोनों हमारी डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखी हुई हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और काफ़ी सारे वेद जो हम पढ़ने वाले हैं वो भी प्राकृतिक और संस्कृत में ही है। एंशियंट हिस्ट्री इज़ अ सोर्स ऑफ नॉलेज ऑफ वार्म एंड कास्ट सिस्टम। तो कास्ट सिस्टम के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अब हम आया है हमारा चैप्टर 2। इसके पहले हम देख लेते हैं कि ये क्या है। पहले वहाँ पे 3 सोर्सेस हैं हमारे एंशियंट थिंग्स या एंशियंट समय के बारे में जानने के लिए। सबसे पहले आती है हमारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स। मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती है जो हैंड रिटन, एक नोट्स कह सकते हैं, हैंड से जो लिखी जाती हैं, लिखवाई जाती हैं यहाँ अपने, तो उनको हम कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स। और जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं वो राजा अपनी बड़ाई में लिखवाता था, वो अपने जो राज कवि होते थे या कि जिन लोग लिखना जानते थे उनसे इंस्क्रिप्शंस लिखवाए जाते थे। और आर्कियोलॉजिकल सोर्स होते हैं हमारे मटेरियल्स, और जो हम ढूंढते हैं, मतलब हमें खुदाई में मिलते हैं, वो होते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। तो एंशियंट टाइम के हमें ज़्यादातर आर्कियोलॉजिकल सोर्स ही मिले हैं। ठीक है। चैप्टर 2 है। चैप्टर 1 हमारा बहुत इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर था तो वो छोटा था। चैप्टर 2 है कंस्ट्रक्शन ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। हम एंशियंट इंडिया जो है हमारी, उसकी कैसे, उसकी डिस्कवरी से कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ उसका, हम वो देखेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले मटेरियल रिमेन्स। मटेरियल रिमेन्स होते क्या हैं? मटेरियल रिमेन्स वो होते हैं जैसे अवशेष जो हमें खुदाई करने पे मिले हैं मटेरियल के, जैसे हमारे लोटास होते हैं, थाली होती हैं, वो सब चीज़ें हमें जो मिली है वो मटेरियल रिमेन्स के अंदर आती हैं। ठीक है। फिर स्टोन टेम्पल्स एंड ब्रिक्स मोनास्ट्रीज। हमारे जो स्टोन टेम्पल्स थे और ब्रिक्स मोनास्ट्रीज हैं वो सब हमें मिली हैं खुदाई करने पर। स्टोन टेम्पल्स
हमारे जो हैं, सबसे पहले गुप्ता काल में हमारे ये जो स्टोन टेम्पल्स हुए, गुप्त काल में स्टोन टेम्पल्स हमारे नॉर्थ इंडिया में शुरू हुए। एंड जो साउथ इंडिया में स्टोन टेम्पल बनवाने की शुरुआत की थी वो पल्लवास ने की थी। ये दोनों बहुत ज़्यादा फेमस राजा थे, ठीक है। फिर ब्रंट ब्रिक्स स्ट्रक्चर एंड स्टोन स्ट्रक्चर। ब्रंट ब्रिक स्ट्रक्चर हमें बहुत सारे मिले हैं, स्टोन स्ट्रक्चर भी मिले हमारे ब्रॉन्ज एज में ज़्यादातर, ठीक है। तो हमारी जो पक्की ईंट के और पत्थर होते थे, पत्थर के स्ट्रक्चर, वो हमें काफ़ी ज़्यादा मिले हैं। फिर एक्सकवेशन इन भूमिद मोइस्ट एंड एल्यूवियल एरिया सिटीज़ डेवलप्ड अराउंड 2500 BC। इसके अराउंड ही हमारे थोड़े बहुत सिटीज़ कह सकते हैं एक प्रकार से डेवलप्ड होना शुरू हो गए थे, इसलिए ये हमारा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो ये है मटेरियल कल्चर जो होता है डेवलप्ड इन गैंगेटिक बेसिन। तो जहाँ पे लोगों ने अपना सामग्री बनाना शुरू किया वो ज़्यादातर गैंगेटिक बेसिन में किया, ठीक है। अबाउट सेटलमेंट, तो सेटलमेंट के बारे में बता दें, पोट्री और काफ़ी सारे फूड्स, टूल्स, वेपन्स ये लोग यूज़ करते थे। सो यहाँ पे सेटलमेंट में इनके पास प्रोटरीज थी, फूड्स थे, वेपन्स थे। वेपन्स छिले हुए कटे हुए नहीं थे, मतलब ऐसे जो भी पत्थर उनको मिल जाता था वो उसी को यूज़ करते थे, ठीक है। फिर ये मेगालिथ्स होते क्या है आखिर? ये बिग पीस ऑफ स्टोन होते हैं जिनके बीच में एक इंसान को गाड़ा जाता है। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे ऐसे 5-6 जैसे खुदाई की हमने तो 5-6-6-7-8 ऐसे हमको स्टोन के खूब सारे बड़े बड़े जगह मिलती थी जहाँ के किनारे किनारे स्टोन रहते थे। उनके बीच में हमें इंसान गड़े हुए मिलते थे, ठीक है। तो एक प्रकार से हमें ये बताया जा रहा है कि ये जो बड़े बड़े पत्थरों के बीच में इंसान गाड़ा जाता था, लेकिन अगर ये इंसान जो गड़ा है इसकी फैमिली में कोई और मर जाता, जैसे इसकी फैमिली में 2 लोग थे, पहले ये मरा तो इसको ऐसे गाड़ दिया गया पत्थरों के किनारे, और उसी फैमिली में जो दूसरा पर्सन रहता था उसे भी जब अगर वो मर जाता है तो उसे भी उसी के साथ गाड़ दिया जाता है, ठीक है। सो ये हमारी जो क्रिया होती थी ये लोग अपनाते थे किसी को बुरीड करने के लिए, यानी दफनाने के लिए, बुरीड करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम ये हमारा साइंटिफिक एग्जामिनेशन, क्या हम कैसे पता लगाते हैं कि ये वस्तु जैसे कि ये पेंसिल है ये कितने साल पुरानी है अगर ये कहीं पे मिलती है हमें गड़ी हुई, ठीक है। सो इसको समझने के लिए हमें 2 चीज़ें समझनी होगी। जैसे एक, हर वस्तु में 2 प्रकार के कार्बन होते हैं सजीव वस्तुओं में, C12 एंड C14, ठीक है। C12 की मात्रा हमेशा समान रहती है, ठीक है, पर C14 की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है। इस वजह से 5730 वर्षों में C14 की मात्रा आधी रह जाती है। इसी को जानते हुए रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं। यह पता लगाया जाता है कि वस्तु कितने वर्ष पुरानी है। जैसे कि ये वस्तु है, इसमें मान लीजिए हमारे पास 100 C14 थे, अब इसमें C14 की मात्रा 50 बच गई है। तो अब हम ये जान सकते हैं कि आधी मात्रा बची है। अब उसकी आधी मात्रा कब बचती? 5730 वर्षों में। मतलब वो वस्तु, यानी कि जैसे ये है, इसमें 100 अगर आपके C14 है, अब 50 बचे हैं, तो अब हमें ये पता लग गया कि ये वस्तु 5730 वर्षों पुरानी है, ठीक है। ऐसे पता लगाया जाता है, इसको क्या कहते हैं? रेडियो कार्बन डेट। सम अबाउट में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं मेरे बारे में।